हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 को देखने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एडुकेटिंग द नेशन। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि ब्रिटिश जो है वो क्या हुआ कि इंडिया को कैसे सिविलाइज किए थे, है ना। मतलब बहुत सारा जो उनका कल्चर था उसको कैसे वो चेंज किए थे और कैसे वो वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में स्प्रेड करने का कोशिश कर रहे थे। मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षा का स्तर था उसको वो वेस्टर्नलाइज करना चाह रहे थे, अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि इंडिया में भी जो लोग रहते हैं उनको भी वेस्टर्न एजुकेशन मिले, है ना। वो उनके कल्चर को समझ सके और वो क्या होंगे, इंडियंस को वो अपने लिए इस्तेमाल कर सके। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज, नवाब, पीजेंट्स एंड ट्रेवल्स। कह रहा है कि पिछले चैप्टर्स में हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो कैसे भारत में रहने वाले जो है क्या है कि जो राजाज हैं, नवाब्स हैं, जमींदार्स हैं, किसान हैं, उनको कैसे प्रभावित किए। मतलब उन जो ब्रिटिशर्स का प्रेजेंस है ना, वो कैसे इन लोगों का ज़िंदगी को बदले हैं। इस चीज़ को हम लोग पिछले कुछ चैप्टर्स में देखे हैं। आगे कह रहा है इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि हम लोग अब इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स के रहने से यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो भी इंडियंस स्टूडेंट्स हैं, उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होता है, क्या बदलाव होता है। कह रहा है फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड not only the territorial conquest and control over revenues, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. कह रहा है कि ब्रिटिशर्स जो भारत आए थे, है ना, तो उनका जो भारत में आए थे तो वो क्या किए थे, ट्रेड करने आए थे और वो यहाँ से ज़्यादा रिवेन्यू को यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से लेके अपने देश को चले जाते थे। मतलब उनका जो मेन मकसद था वो क्या था कि यहाँ भारत को लूटो और अपने खजाना को भरो। मतलब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि भारत का सारा जो यहाँ का रिवेन्यू कलेक्ट करके सारा का सारा जो धन है वो क्या हुआ, ब्रिटेन पहुँचा दे। इसके साथ साथ जो है वो उनको एक और उद्देश्य था, वो चाहते थे कि मिशनरीज, मतलब क्या हुआ कि वो चाहते थे कि लोगों को क्रिश्चियन में बदला जाए, है ना। क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाह रहे थे और यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या करना चाह रहे थे, सिविलाइज करना चाह रहे थे। उनको लगता था कि जब यहाँ के लोग जो है अपने कल्चर को छोड़ के, है ना, क्रिश्चियंस मतलब मिशनरीज के कल्चर को अपनाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे। अब कह रहा है कि हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। अब आगे कह रहा है कि ब्रिटिशर्स जो है वो शिक्षा को कैसे देखा करते थे, है ना, भारत में वो शिक्षा को कैसे देखा करते थे। Let us look at what the British thought and did and how some of the ideas education that we now take for granted evolved in the last 200 years. कह रहा है कि अब हम लोग क्या देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या हुआ कि शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, है ना, उनका शिक्षा के प्रति क्या आइडियाज़ था कि भारत में वो शिक्षा को कैसे देखते थे। क्योंकि वो पिछले 200 साल से क्या कर रहे थे, भारत में रूल करते आ रहे थे। तो हम लोग देखेंगे कि वो शिक्षा को क्या देखते थे, कैसे देखते थे और उसमें क्या क्या बदलाव करने का वो लोग कोशिश किए थे। कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ द इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू द ब्रिटिश आइडियाज एंड how they developed their own views about how Indians were to be educated. अब कह रहा है कि इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या होगा कि कैसे इंडियंस, मतलब ब्रिटिश का जो आइडियाज़ था कि वेस्टर्न एजुकेशन को जो है वो क्या हुआ यहाँ पर चलाना है ना, वेस्टर्नलाइज करना है, वेस्टर्न एजुकेशन देना है। तो यहाँ पर जो इंडियंस थे वो कैसे रिएक्ट करते हैं ना, वो कैसे रिएक्ट करते हैं ब्रिटिश के इस आइडियाज़ को। और देखेंगे कि इंडियंस कैसे, बहुत सारे इंडियंस जो है वो क्या हुआ कि इंडियन एजुकेशन को, ईस्टर्न एजुकेशन को कैसे यहाँ पर शुरुआत किए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे के चैप्टर्स में क्या करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आगे कह रहा है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। कह रहा है कि ट्रेडिशन ओरिएंटलिज्म क्या होता है कि जो वेस्टर्न लोग हैं, है ना, जो क्या है कि जो हम लोग क्या है, ईस्टर्न है, इंडिया क्या ईस्टर्न पार्ट है, तो जो वेस्टर्न लोग हैं वो ईस्टर्न एजुकेशन को कैसे देखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ओरिएंटलाइजेशन। कह रहा है इन 1783 ए पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at Supreme Court that the company had set up.
कह रहा है कि 1783 में एक ब्रिटिशर्स आए थे, उसका नाम था विलियम जॉन्स। उनका क्या नाम था? विलियम जॉन्स नाम था। और वो कलकत्ता में आए थे। वो कलकत्ता में किस लिए आए थे? क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट हुआ था जूनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में। उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो जूनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट जो ब्रिटिशर्स जो बनाए थे कलकत्ता में, उसमें हुआ था। कह रहा है इसके साथ इन एडिशन टू बीइंग एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वाज लिंग्विस्टिक। अब कह रहा है कि लॉ मतलब कानून के तो जानकार थे ही, तभी तो क्या थे कि ये जूनियर जज हुआ करते थे। लेकिन कह रहा है कि इसके साथ साथ उनको लिंग्विस्टिक थे, मतलब उनको बहुत सारे भाषा का ज्ञान था, उनको बहुत सारा लैंग्वेज कहें तो आता था। कह रहा है ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड हैड पिक्ड अप द अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड एंड हैड लर्न पर्सियन। अब देखिए कितने सारे लैंग्वेज का इनको ज्ञान था। कह रहा है कि वो क्या हुआ, ग्रीक और लैटिन तो पढ़ चुके थे ऑक्सफोर्ड में, है ना। उसके बाद वो फ्रेंच और इंग्लिश भी जानते थे। उसके बाद वो अरेबिक भी सीख चुके थे अपने एक दोस्त से। और कह रहा है इसके साथ साथ जो वो पर्शियन लैंग्वेज को भी जानते थे। तो कह रहा है कि एक साथ क्या होता था, एक ही इंसान बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक कहते हैं, मतलब बहुत सारे भाषा का जानकार। तो वही थे कौन? विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एट कलकत्ता ही बिगैन स्पेंडिंग मेनी आवर्स ए डे विथ पंडित्स हु टॉट हिम द सबटाइटल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ग्रामर। अब कह रहा है कि अब क्या हुआ कि कलकत्ता में जब ये कोर्ट का काम खत्म हो जाता था तो उसके बाद क्या करते थे, ये वहाँ के हिंदू विद्वान पंडित के साथ क्या करते थे, समय गुजारा करते थे, संस्कृत भाषा को सीखा करते थे, है ना। उनके कल्चर को करीब से जानने का कोशिश करते थे। जब आप किसी भी लैंग्वेज को जानिएगा, है ना, तो उसके क्या होगा कि कल्चरल बुक को आप पढ़िएगा, उनके कल्चर को आप समझ सकते हैं। जब आप उनके भाषा को समझिएगा तभी आप क्या होगा, उनके कल्चर को समझिएगा। और उनके बारे में क्या होगा, उनके रिलीजियस बुक को आप पढ़िएगा तभी आप उनके बारे में डिटेल्स में जान पाइएगा। तो वही विलियम जॉन्स किया करते थे। कह रहा है सोन ही वॉज स्टडिंग एंसेंट इंडियन टेक्स्ट, लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंस। सब कह रहा है कि जल्द ही क्या हुआ कि जब वो सीख गए इंडियन लैंग्वेज को, हिंदी को, संस्कृत को, जब वो सीख गए तो वो क्या हुआ कि भारत के किताब को पढ़ने लगे। मतलब भारत में जो किताब लिखा गया था इंडियंस के द्वारा, उन बुक को क्या करने लगे, वो पढ़ने लगे। वो रिलीजियन बुक को पढ़ने लगे, पॉलिटिकल बुक को पढ़ने लगे, है ना, कि वो थॉट्स को समझना चाह रहे थे कि इंडियंस क्या थॉट्स है, उनका क्या विचार है। क्योंकि बुक क्या करता है, किसी भी ऑथर का क्या होता है, आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है, उनके थॉट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो वही क्या कर रहे थे विलियम जॉन्स, जानना चाह रहे थे इन टेक्स्ट बुक को पढ़ने के माध्यम से, है ना, कि वो साइंस के क्षेत्र में उनका क्या सोच है ना, वो लॉ के बारे में क्या जानते हैं, तो सारे चीज़ के बारे में, वो रिलीजियस क्या थॉट है, पॉलिटिकल क्या थॉट है ना, क्या हुआ कि आगे कह रहा है कि मेडिसिन के बारे में वो क्या जानते हैं। तो ये सारी चीज़ को वो पढ़ के जानने का कोशिश कर रहे थे। आगे कह रहा है Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at that time. Englishmen like Henry Thomas, Colebrook and the Nathaniel Hallett were also busy in discovering the ancient heritage, mastering इंडियन लैंग्वेजेज एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क इनटू इंग्लिश। कह रहे हैं इनके साथ साथ कुछ और भी ब्रिटिशर्स जो थे, जैसे क्या कि थॉमस हो गए, हेनरी थॉमस हो गए, नेथियल हो गए, ये लोग भी जो है क्या हुआ कि इनको जब क्या हुआ, जो हिंदी लैंग्वेज समझने लगे, है ना, सीखने लगे, तो इनको पता चला कि दो और ब्रिटिशर्स भी जो हैं जो क्या कर रहे हैं कि इंडियन हेरिटेज के बारे में जान रहे हैं ना, इंडियन लैंग्वेज को जान रहे हैं, संस्कृत के बुक को क्या कर रहे हैं, संस्कृत और पर्शियन के बुक को क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। कह रहा है टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कह रहा है उनके साथ मिलके जो है विलियम जॉन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन कहाँ पे किए, बंगाल में। एंड स्टार्टेड जर्नल कॉल्ड द एशियाटिक रिसर्चेज। और जो है और क्या रिसर्च शुरू किए, एशियाटिक रिसर्च करके इन लोगों के साथ जो है मिलके वो काम शुरू किए। मतलब क्या हुआ कि आप अगर इनके जो रिसर्च टीम है वो क्या कर रहे थे, एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में ये डिटेल में क्या कर रहे थे, मतलब उनके कल्चर को समझने का कोशिश कर रहे थे, उनके लैंग्वेज को समझने का कोशिश कर रहे थे, उनके रिलीजन को समझने का कोशिश कर रहे थे, है ना, उनका साइंटिफिक थॉट्स क्या है, ये सारी चीज़ के बारे में वो क्या कर रहे थे, नॉलेज को इकट्ठा कर रहे थे। कह रहा है जोन्स एंड द क्लूब्रुक केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवार्ड्स इंडिया
दे शेयर्ड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर द एंशियंट कल्चर बोथ इन इंडिया एंड द वेस्ट। अब कह रहा है कि ये जब इन चीज़ों को डिटेल में पढ़े जाने, कौन, जॉन्स और कॉलीब्रूक, तो वो जो है वो उनका सम्मान जो है वो क्या हुआ कि वेस्टर्न कल्चर के तरफ भी बढ़ गया है ना। वेस्टर्न कल्चर की तरफ इंडिया और वेस्ट के कल्चर, जो एंशियंट कल्चर चला रहा था, उनके प्रति क्या हुआ, उनका सम्मान बढ़ गया। उनको लगा कि हाँ, यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर में जो लोग रहते हैं, जो दो देश है भारत, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ का भी कल्चर बहुत महान है, वास्ट है। ये सारी चीज़ को वो समझने लगे। Indian civilization they felt had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined। अब उनको ऐसा एहसास होने लगा कि भारत का जो सभ्यता है वो एक समय अपने चरम पे था, है ना। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन जो था वो क्या हुआ कि अपनी पीक पे था, वो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें गिरावट आने लगा और कम्प्लीटली क्या हो गया, डिक्लाइंड हो गया। मतलब आप क्या होगा, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच के फिर क्या होता है, नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो वही हाल जो है इनके अकॉर्डिंग जो है इंडियन सिविलाइजेशन का था, जो ये पढ़ के समझ चुके थे। कह रहा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड द लीगल टेक्स्ट डेट वेयर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड। अब कह रहा है कि भारत को समझने के लिए जो क्या हुआ कि जो पुराना किताब लिखा गया था, है ना, तभी आप क्या होगा कि डिटेल में इंडिया को समझ सकते हैं। तो ये चीज़ ये जो है समझ चुके थे कि अगर हमको क्या कहें, किसी भी कंट्री को जानना है तो उनके एंशिएंट बुक को पढ़ के ही जो है हम उनकी हिस्ट्री को जान सकते हैं कि वो किसी समय सिविलाइज था या नहीं था, या कैसा था, है ना। वो इस सारे चीज़ के बारे में वो जो है पढ़ के ही एंशिएंट टेक्स्ट बुक को जान सकते थे। तो वही ये दोनों कर रहे थे। कह रहा है फॉर द ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवेल ideas and laws of Hindus and Muslims, and only new study of this text could form the basic of future development in India। अब कह रहा है कि वो जान रहे थे, मतलब वो पढ़ के, हिंदू और मुस्लिम, ज़्यादातर यही दो कम्युनिटी जो है वो क्या भारत में रहते थे, हिंदू और मुस्लिम, तो उनके बारे में वो पढ़े और जाने, उनके टेक्स्ट को, मतलब उनके क्या हुआ, धार्मिक ग्रंथ को पढ़े, है ना। और क्या हुआ कि उसके बाद वो फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब वो निर्धारित किए। मतलब क्या हुआ कि पहले वो जाने, मतलब यहाँ पर दो कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते थे, हिंदूज और मुस्लिम, तो उनके बारे में ये डिटेल स्टडी किए, उनके रिलीजियस बुक को पढ़े, उनके कल्चर को समझे, और उनके ये सारे डाटा को कलेक्ट करते हुए ये चीज़ पे ये मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष पे पहुँचे कि आखिर फ्यूचर में इनको कैसे बदला जा सकता है, कैसे क्या क्या चेंजेस लाया जा सकता है। सो जॉन्स एंड Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their finding known to others। अब कह रहा है इसी कारण से जो जॉन्स और कोलब्रुक थे वो क्या हुआ कि एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़े, है ना, उसमें जो बहुत सारे वर्ड्स थे उनका मीनिंग को समझे, है ना, उनको ट्रांसलेट किए, और धीरे धीरे जो भी चीज़ वो खोजे, उनका जो निष्कर्ष निकला पढ़ने के बाद इन सारे बुक्स को, तो वो दूसरे लोगों को भी बताए। कह रहा दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियन rediscover their own heritage, understand the lost glories of the past। कह रहा है कि ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि मतलब क्या हुआ कि इन सारे बुक को डाटा कलेक्ट करने के कारण जो है वो जो है जो इंडियंस है ना, वो ना सिर्फ अपने पास्ट को जान सकेंगे बल्कि वो क्या हुआ कि अपने खोए हुए ग्लोरीज को वापस पा सकेंगे। जो इनका एक समय क्या हुआ कि बहुत अच्छा समय रहा था, उन समय को क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, है ना। इन सारे चीज़ को किया जा सकता है। In this process, the British would become the guardians of Indian culture as the masters। अब देखिए इनके पीछे भी इनका नीति था कि अगर जो है वो इंडियंस को इस तरह से अगर हेल्प करेंगे उनके कल्चर को समझने में, उनके जो क्या हुआ खोया हुआ जो ग्लोरीज है उसको क्या हुआ कि फिर से रिगेन करने में अगर वो उनका मदद करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, ब्रिटिशर्स जो है वो क्या होगा, इंडियन का मास्टर्स बन जाएंगे। इंडियन क्या करेंगे, इंडियन का गार्जियन के रूप में वो बन जाएंगे। मतलब इंडियंस को लगेगा कि जो है ब्रिटिशर्स है जो है ये हमारे गार्जियन जैसे हमारा अच्छा सोचने वाले हैं ना। तो ऐसा ये कर रहे थे इसी वजह से। एज वेल एज देयर मास्टर्स, मतलब गार्जियन और मास्टर दोनों वो क्या करेंगे, समझने लगेंगे ब्रिटिशर्स को। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज मेनी कंपनी ऑफिशियल्स
आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश ought टू प्रमोट इंडियन rather than द वेस्टर्न लर्निंग। अब बहुत सारे ऐसे भी आइडियाज़ थे जो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स ऐसा भी सोचते थे, मतलब जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनका ऐसा भी सोच था कि ब्रिटिश जो है वो क्या कर रही है, इंडियन कल्चर को क्या कर रही है, ज़्यादा प्रमोट करे, मतलब वेस्टर्न के उपेक्षा क्या करे, इंडियन कल्चर जो उनके पास्ट में जो कल्चर रहा है उनको क्या कर रही है, ज़्यादा प्रमोट कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। कह रहा दे फेल्ट दैट द इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू इंकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री। कह रहा है कि उनको ऐसा लगने लगा है ना कि जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करना चाह रही है, वो जो है क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन खोलना चाह रही है जिसमें क्या हुआ कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट बुक, मतलब जो एंशिएंट जो पुराने समय में जो इंडियन टेक्स्ट बुक है उनको पढ़ाया जाए, उनके पोइट्री के बारे में पढ़ाया जाए है ना, उनके लिटरेचर के बारे में पढ़ाया जाए, संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाए, पर्शियन के बारे में पढ़ाया जाए, मतलब जो उनका पास्ट रहा था उसी को क्या हुआ इंस्टीट्यूशन सेटअप करके अभी के प्रेजेंट लोगों को पढ़ाया जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ ब्रिटिशर्स को क्या हुआ था कि इनसे दिक्कत भी था। द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम ought टू बी taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subject were alien। अब कुछ ब्रिटिशर्स का ऐसा भी मानना था कि इंडियंस को जो है, मतलब जो इंडियंस हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे मेनली दो ही कम्युनिटी था, तो वो ये चीज़ चाहते थे कि इंडियंस को जो है वो क्या हुआ उनके ही भाषा में पढ़ाया जाए, उनके ही कल्चर को पढ़ाया जाए, ताकि उनको ऐसा ना लगे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स है वो क्या हुआ कि किसी भी बाहरी लैंग्वेज को उनके ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं, है ना, उनके ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटीज है ना, उनको अरेबिक, पर्शियन ये सारा भाषा पढ़ाया जाए, जो हिंदू है उनको हिंदी, संस्कृत ये सारा चीज़ जो है उनके कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए। कह रहा है win a place in the heart of the natives only then the alien ruler expect to respected by the subjects। अब ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर वो ऐसा करते हैं ना, मतलब क्या हुआ कि जो इंडियंस हैं उनको क्या हुआ कि अगर उन्हीं के भाषा में पढ़ाया जाए, उन्हीं के पास्ट को पढ़ाया जाए, उन्हीं के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए, तो उनसे क्या होगा, ब्रिटिशर्स का सम्मान बढ़ जाएगा। ब्रिटिशर्स को वो लोग क्या होगा, एक सम्मान के नज़रिया से देखेंगे और क्या होगा, वो आसानी होगा उनको रूल करने में, उनको क्या होगा, आसानी होगा, क्योंकि प्रेम भावना जग जाएगा इंडियंस को ब्रिटिशर्स के प्रति, है ना। तो जो है ब्रिटिशर्स ऑफिसर का ऐसा भी सोचना था। कह रहा विद दिस सब्जेक्ट इन ए व्यू मदरसा वाज सेट अप एंड इन कलकत्ता इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। अब कह रहा है कि इसी थॉट्स को ध्यान में रखते हुए मदरसा का क्या हुआ, मदरसा का स्थापना किया गया। तो मदरसा क्या होता है, मुस्लिम्स का स्कूल होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि किस भाषा को कब किया गया, 1781 में कलकत्ता में सेटअप किया गया, जहाँ पे अरेबिक भाषा, पर्शियन भाषा और इस्लामिक लॉज को पढ़ाया जाने लगा। कह रहा है द हिंदू कॉलेज वाज स्टैब्लिश्ड इन बनारस। अब कह रहा है कि और हिंदू कॉलेज का कहाँ पर स्थापना हुआ, बनारस में 1791 में, ताकि क्या हुआ कि एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ाया जा सके, दोज वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब कह रहा है कि बनारस में हिंदू के लिए 1791 में बनारस में इंस्टीट्यूशन का सेटअप कर दिया गया, जिसमें क्या होगा, वो पुराने अपने कल्चर को पढ़ सकते हैं, संस्कृत के टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, है ना। और क्या होगा, जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, उनको शासन करने में क्या हो कि सुचारू रूप से शासन करने में मदद करे। तो इन सारे थॉट्स के साथ जो है, जो कलकत्ता में जो है वो क्या हुआ कि 1781 में मदरसा का स्थापना किया गया, है ना, पर्शियन, अरेबिक भाषा, इस्लामिक लॉज को पढ़ाने के लिए। और उसी तरह 1700 मतलब 10 साल बाद जो है संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया बनारस में, है ना, हिंदू कॉलेज का, जिसमें क्या हुआ, संस्कृत के पुराने टेक्स्ट को पढ़ाया जा सके, उनको ये थॉट्स के साथ पढ़ाया जाने लगा ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन रूल करने में उनको मदद करेंगे, उनका सम्मान बढ़ जाएगा इंडियंस के नज़र में। आगे कह रहा है, अब यहाँ पर दिया हुआ द इमेज रिप्रेजेंट हाउ ऑर्नेलिस्ट थॉट ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब कह रहा है कि ये यहाँ पर इमेज के माध्यम से ये दर्शाया जाता है, जो ऑर्नेलिस्ट हैं वो कैसे सोचते थे ब्रिटिश के पावर को भारत में। कह रहा है यू विल नोटिस द मैजेस्टिक फिगर ऑफ हेस्टिंग एंड एंथुसिस्टिक सपोर्टर ऑफ द ऑर्नेलिस्ट इज बिटवीन द स्टैंडिंग फिगर ऑफ पंडित वन साइड सीटेड, मुंशी ऑन द अदर साइड। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ना, ये क्या हुआ है कि यहाँ पर वारेन हेस्टिंग जो बीच में है, यहाँ पर जो मुंशी है, मुंशी लोग क्या करते थे, लिखा पढ़ी हिसाब किताब का काम करते थे, उनको एक फिगर में दर्शाया गया है। और दूसरे फिगर में क्या दिखाया गया है,
और एक साइड में मुंशी है और दूसरे साइड में एक पंडित है, और ये जो है एक पंडित को दिखाया गया है। कैन टेल देम अबाउट द लोकल कस्टम लॉज एंड हेल्प देम टू ट्रांसलेट इंटरप्रेट एंशिएंट टेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग मदद कर रहे हैं ना, मतलब जो ओल्ड टेक्स्ट है संस्कृत का, ये सब चीज़ को क्या कर रहे हैं, वो बदलने में मदद कर रहे हैं। तो ये पिक्चर्स के माध्यम से जो है, मतलब क्या हुआ, स्टैच्यू के माध्यम से ये मैसेज देने का कोशिश किया गया इंडियंस के बीच में कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या है, काफ़ी हेल्पफुल है, उनके गार्जियंस कैसा हैं, उनको मदद कर रहे हैं उनके पुराने क्या हुआ कि जो खोए हुए कल्चर को वापस पाने में। कह रहा नॉट ऑल ऑफिसर्स शेयर्ड द व्यूज, मेनी वेयर स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑर्नेलिस्ट। अब कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सारा ब्रिटिशर्स इस चीज़ का सपोर्टर थे। कुछ ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अगर हम उन्हीं के कल्चर में क्या करेंगे, उनको वापस ढकेल देंगे, उन्हीं के कल्चर के बारे में उनको क्या हुआ पढ़ाएंगे, तो वो फिर क्या होगा, हमारा जो एम है, मिशन है ना, मिशनरी का जो मिशन है उसमें क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, है ना। वो जब ईस्टर्न कल्चर को अगर पढ़ते रहेंगे तो वेस्टर्न कल्चर के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे वो ट्रांसफॉर्म होंगे। तो इन सारे चीज़ को जो है वो क्या हुआ कि गलत बताने लगे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. They said the knowledge of the East was full of error and unscientific thoughts. अब बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना था, ब्रिटिशर्स थे जिनका मानना था कि क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो ईस्टर्न नॉलेज है ना, जो ईस्टर्न का पढ़ाई है, वो क्या हुआ कि बहुत सारी गलतियों से भरा हुआ है, अनसाइंटिफिक है, कोई भी उसमें क्या हुआ साइंटिफिक कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इनको पढ़ाना बेकार है। वो जो है वो क्या हुआ इत्तेफाक नहीं रखते थे ओरिएंटलिस्ट से, जो क्या चाहते थे कि क्या हुआ कि इंडियन कल्चर को वापस क्या हुआ कि वो अपने खोए हुए क्या हुआ गौरवपूर्ण जो समय था उनको वापस लाएं। वो इससे ताल्लुकात नहीं रखते थे। इनका मानना था कि ईस्टर्न लोगों को भी वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ाई है वो क्या हुआ गलतियों से भरा हुआ अनसाइंटिफिक है। Eastern literature were non-serious and light-hearted, so they urged it was wrong on the part of the British to spend much effort in encouraging the study of the Arabic and Sanskrit language and literature. इसलिए उनका मानना था कि जो क्या हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इन लोगों पे खर्चा कर रही है ना, उनके संस्कृत और अरेबिक लैंग्वेज को पढ़ाने में, ये क्या है सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको क्या होना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब उनके पुराने ईस्टर्न कल्चर में जो लोग थे, है ना, जो क्या हुआ कि हिंदू लोगों को क्या हुआ संस्कृत या तो मुस्लिम्स जो थे उनके लिए मदरसा का जो सेटअप किया गया अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, ये सारा का सारा चीज़ क्या है, ये जो व्यय है, ये जो खर्चा है, ये जो कदम है ब्रिटिश सरकार का, ये गलत है। आगे कह रहा है जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड the honest the British effort the declared should not be to teach the natives wanted or what they respected in order to please them win a place in their heart। अब कह रहा है कि जेम्स विल जो थे, इनका ये क्या हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ कि ये अपोज करने लगे ओरिएंटलिस्ट का, ऐसे सोच वाले लोगों का, ऐसे ब्रिटिशर्स सोच वाले लोगों का ये विरोध करने लगे, जिनका सोच था कि क्या हुआ इंडियंस को हम उन्हीं के भाषा में समझाएंगे ताकि वो सम्मान हम पा सके। उनका मानना था क्या कि ऐसा करके हम कोई सम्मान उम्मान नहीं पा सकते हैं ना, मतलब सिर्फ उनको खुश करने के लिए, है ना, कि वो हमको अच्छा पसंद करें, इसलिए हम उनको क्या होगा कि उनके ही कल्चर, उनके ही लैंग्वेज को हम पढ़ाएं, ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं करना है ना। मतलब क्या हुआ कि इंडियंस को सिर्फ खुश करने के लिए, उनका फेवरेट बनने के लिए हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ उनके ही भाषा को नहीं पढ़ाया जा सकता, ऐसा क्या हुआ था कि इनका मानना था। So Indians should be made familiar with the scientific and the technical advances of the Western made rather than the poetry scared literature of the Orient। अब कह रहा है कि वो ये चीज़ चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना, वेस्टर्न एजुकेशन क्या हुआ साइंटिफिक बेस्ड था। मतलब क्या हुआ कि उनका साइंटिफिक सोच था, टेक्निकल एक्टिविटीज़ के बारे में उनको बताना है, ना कि उनको पोइट्री स्टोरी जो उनके कल्चर के बारे में है ना, वो सब के बारे में पढ़ाने से बेहतर है क्या हुआ कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक थॉट्स है, टेक्निकल एक्टिविटीज़ है, उन सारी चीज़ के बारे में क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को पढ़ाया जाए, बताया जाए। आगे कह रहा है कि बाय 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन influential was such critics of the time and Thomas Babington Macaulay. He saw Indian as an uncivilized country that needed to be civilized।
अब कह रहा है कि 1830 क्या हुआ कि ये जो ओरिएंटलिस्ट का जो विरोध था ब्रिटिशर्स के अमॉन्ग, है ना, ऐसे थॉट्स वाले का इनका संख्या क्या हुआ, लगातार बढ़ते चला गया। मतलब ब्रिटिशर्स का संख्या, वैसे ब्रिटिशर्स का संख्या बढ़ता चला गया जो ऐसे थॉट्स वाले लोग थे जो क्या हुआ ओरिएंटलिस्ट का विरोध करते थे, ऐसे लोगों का विरोध करते थे जो क्या हुआ कि इंडियन कल्चर को बढ़ावा देते थे। अब आगे कह रहा है कि एक थॉमस बेबिंगटन मैकुली आए, वो कह रहे थे कि भारत क्या हुआ कि अनसिविलाइज्ड कंट्री है ना, अनसिविलाइज्ड कंट्री, इसको सिविलाइज करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब जो भारत में रहने वाले लोग हैं ये क्या है, गंवार हैं, पिछड़े हैं, है ना, तो इनको पढ़ाना, इनको क्या करना है, इनको सिविलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सिविलाइज ये कैसे हो सकते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को जान के, पढ़ के, समझ के ही। कह रहा नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड। कह रहा इनके अकॉर्डिंग जो है, कह रहा कि ईस्टर्न एजुकेशन का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो क्या हुआ चैलेंज कर सके इंग्लैंड, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन के सामने कहीं भी ईस्टर्न एजुकेशन जो है वो टिकता ही नहीं। इनका सीधा साफ तौर पे यही कहना था कि जो हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो कई गुना बेहतर है, उसके सामने कहीं भी ईस्टर्न एजुकेशन जो है वो खड़ा नहीं है, टिकता नहीं है ना। कह रहा है हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड माकुली डैट डेट ए सिंगल। अब माकुली जो है, थॉमस बेबिंगटन माकुली जो है, वो ये भी चीज कहते हैं, ए सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन एंड अरेबियन। अब देखिए कितना बड़ा बात कह दिए, मतलब कह दिए कि एक रैक समझते हैं ना, जिसमें आप किताब कॉपी रखते हैं, रैक जो है, मतलब कह रहा है एक सेल्फ जो है वो क्या हुआ कि वेस्टर्न बुक का वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है, कई गुना ज़्यादा अच्छा है। क्या हुआ कि जो इंडियंस के जो लिटरेचर है वो चाहे क्या हुआ अरेबियन के जो लिटरेचर है ना, जो लिटरेचर बुक है इंडिया के और अरेबियन के, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर, जो उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर जो है, एडवांस जो है उनका एक जो वेस्टर्न कल्चर का जो बुक है वो क्या है, उससे कई गुना ज़्यादा एडवांस है। ये कौन कहते हैं, माकुली। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड में भी क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा बोले थे। He urged that the British government in India stop wasting public money on promoting Orientalist learning onto the practical use। अब कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार जो है पैसों का खर्च बंद करिए, ये ओरिएंटलिस्ट मतलब उनके ही कल्चर के बारे में पढ़ा के इन पे व्यय कम करे, मतलब खर्चा कम करे, ख़त्म करे, है ना। क्या हुआ, क्योंकि ये कहीं से भी प्रैक्टिकल इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। प्रैक्टिकली जो है अगर ईस्टर्न एजुकेशन को वो लोग पढ़ते हैं, पोइट्री को, अपने लिटरेचर को, है ना, अपने पास्ट को जानते हैं, तो उससे उनका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, कोई भी उनको क्या होगा, कोई भी तरह का क्या हुआ बेनिफिट नहीं होगा। कह रहा विद द ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकुली एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। अब कह रहा है कि बहुत सारे ऊर्जा के साथ जो है मैकुलू ये चीज़ डिसाइड की है कि भारत में इंडियन को जो है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जाए, इंग्लिश पढ़ाया जाए। He felt the knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature of the world and produced it would make them aware of the development in the Western science and philosophy। अब कह रहा है कि उनको जो इंडियन लोग हैं इनको क्या हुआ कि इनको इंग्लिश पढ़ाया जाए। जब ये इंग्लिश पढ़ चुके होंगे, जब इंग्लिश पढ़ना जान जाएंगे तो क्या होगा कि ये बदलने लगेंगे और ये वर्ल्ड के अलग अलग बुक्स को पढ़ने लगेंगे, अलग अलग बुक्स को पढ़ने लगेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बुक है ना, जो वेस्ट का है वो क्या होगा इंग्लिश में ही है ना। तो वो जब पढ़ने जान जाएंगे तो वो क्या होगा, पढ़ेंगे, तब उनको जो है यहाँ के बारे में, डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलेगा, वहाँ की फिलॉसफी के बारे में वो क्या होगा, पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। कह रहा टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड बी थस बी ए वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल चेंजिंग देयर टेस्ट वैल्यूज एंड कल्चर। अब कह रहा है कि इनको ऐसा लगने लगा मैकुली को कि जब क्या हुआ कि भारत के लोग जो हैं, जब क्या हुआ कि इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो वेस्टर्न कल्चर के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो उनको क्या होगा, वो चीज़ जब समझेंगे तो वो क्या होगा कि उनको मदद करेगा अपने आप को बदलने में, वो अपने कल्चर को भी बदलना चाहेंगे, वो हीनता भरे दृष्टि से अपने कल्चर को देखने लगेंगे और वेस्टर्न कल्चर को क्या करेंगे, अपनाएंगे। आज के समय भी हम लोग क्या करते हैं,
जो क्या होता है कि जो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को, जो हमारा पुराना कल्चर है उसको हम लोग छोड़ के क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। आप जैसे हर चीज़ में देखिएगा, हम लोग जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ये सारा का सारा चीज़ क्या है, वेस्टर्न कल्चर है। हम लोग क्या करते हैं कि अब पहले क्या होता था कि अब आप देखते होंगे कहीं भी आप शादी उदी में जाते हैं तो अब रिंग सेरेमनी होने लगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ धकेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैकॉले जो सोचा करते थे वो चीज़ अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सच होते जा रहा है। हम लोग क्या हुआ कि इंडियन जो कल्चर है ना, जो क्लॉथ्स है उसके मतलब क्या होगा, उसको छोड़ के हम लोग वेस्टर्न कल्चर के क्लॉथ्स को पहन रहे हैं ना। तो ये सारा चीज़ क्या हुआ, चेंजेस है। आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, साड़ी उड़ी को छोड़ के क्या कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो साड़ी छोड़ रही है ना, अपने कल्चर को छोड़ के क्या कर रही है, वेस्टर्न कल्चर, जीन्स टॉप और भी जो शॉर्ट्स वॉर्ट्स हैं, ये सबको क्या कर रही है, अपना रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वही ये चाहते भी थे। कह रहा है फॉलोइंग द मैकॉले माइन्यूट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कह रहा है मैकॉले के थॉट्स के अकॉर्डिंग जो है 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया। कह रहा है कि डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। कह रहा है कि अब एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, है ना। मैकॉले इतना ज़्यादा विरोध करने लगे, इतना ज़्यादा ऑनलिस्ट के खिलाफ हो गए कि एक एक्ट आया। ये एक्ट क्या कहता था कि हायर एजुकेशन के लिए जो है इंग्लिश जो है ये कंपलसरी लैंग्वेज हो जाएगा। इंग्लिश जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना है तो आपको इंग्लिश को पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ जानने के लिए। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन लाइक कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। अब कह रहा है कि और जो है अब क्या करेंगे, अब इनका क्या थॉट्स था कि यहाँ पर जो कल्चर जो क्या हुआ कि मदरसा खोला गया कलकत्ता में, संस्कृत कॉलेज खोला गया आपका कहाँ, हिंदू कॉलेज खोला गया बनारस में, इनको ज़्यादा ना प्रमोट करके इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। These institutions were seen as temples as darkness were falling of themselves into the decay. English textbook now began to produce for the schools. अब ऐसा मानने लगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या हुआ कि टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, मतलब ये अंधेरा का एक मंदिर है। मतलब अब देखिए कितना बड़ा कमेंट्स किया गया कि मतलब एजुकेशन क्या है ना, ये प्रकाश निकलता है, ज्ञान का प्रकाश निकलता है। लेकिन इनका कहना था कि जो मदरसा है कलकत्ता का या तो जो हिंदू कॉलेज है बनारस का, यहाँ से क्या हुआ, डार्कनेस टेम्पल है। मतलब अंधेरा की तरफ अगर आप इस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आप क्या होगा, अंधेरा की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, डिके कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं। मतलब इनका कहना था कि अगर आप इस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आप अपने आप को क्या होगा कि खराब कर रहे हैं, अपने आप को खराब कर रहे हैं, आप अपने आप को सड़ा रहे हैं, आप अपने आप को अंधेरा में ढकेलें, जो भी कह लीजिए। तो इनका ऐसा ही मानना था। और अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक का जो है क्या हुआ कि छपना शुरू हो गया, प्रोड्यूस होना शुरू हो गया स्कूल्स के लिए, है ना। स्कूल्स के लिए क्या हुआ, अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक का आना शुरू हो गया। अब कह रहा है एजुकेशन फॉर कॉमर्स कह रहा है इन 1854 द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया। अब कह रहा है 1854 में, 1835 में क्या हुआ है, एजुकेशन एक्ट आया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, जिसमें इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसी तरह क्या हुआ कि 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लंदन से क्या हुआ एक एजुकेशनल डिस्पैच किया गवर्नर जनरल भारत में, issued by the Charles the president of the board control the company, it come to known as the Woods dispatch। अब कह रहा है कि ये क्या हुआ कि ब्रिटेन से आया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वुड्स डिस्पैच, है ना। इसको वुड्स डिस्पैच बोला गया। और ये कब आया था वुड्स डिस्पैच, 1854 में। Outlining the education policy that would be followed in India, it emphasized once again the practical benefit of system of European learning as opposed to the। अब कह रहे हैं कि फिर से एक बार क्या हुआ कि भारत में मतलब प्रैक्टिकल बेनिफिट के लिए, है ना, कि इंडियंस को प्रैक्टिकली बेनिफिट मिले, इसलिए क्या हुआ कि जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसको प्रमोट किया जाने लगा, है ना। अब क्या हुआ कि ये जो विरोध था, अब आप देख लीजिए 1854 में ही हुआ था। तो ये सारा चीज़ क्या हुआ कि धीरे धीरे जमा होते गया इंडियंस के मन में कि अब क्या हुआ कि वो उनके कल्चर को भी बदलना चाह रहे हैं।
तो इसी कारण से 1857 का जो रिवॉल्ट था, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल था कि वो उनके क्या वह संस्कृति को बदलना चाह रहे हैं ना, उनके कल्चर को बदलना चाह रहे हैं, वो मिशनरीज को बढ़ावा करना चाह रहे हैं ना, वो उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सारा मुद्दा जो है धीरे धीरे क्या हुआ, गर्मा के 1857 में एक बड़ा रूप ले लिया था, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये सारा चीज क्या हुआ, एक फैक्टर्स था। कह रहा वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ द डिस्पैच पॉइंटेड टू वार्स टू was economic. European learning, it said, would enable Indians to recognize the advantage of flow from expansion of trade and commerce and make them see importance of the developing resources of the country. अब इनका ये मानना था कि जब ये लोग क्या होगा, यूरोपियन लैंग्वेज मतलब वेस्टर्न लैंग्वेज को जब ये पढ़ेंगे समझेंगे तो उनको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, है ना, व्यापार में, कॉमर्स में। मतलब जब ये लोग पढ़े रहेंगे तो उनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, ट्रेड का नॉलेज हो जाएगा, कॉमर्स का नॉलेज हो जाएगा, व्यापार कैसे किया जाता है, क्या फ़ायदा है एक्सपोर्ट करने का, क्या फ़ायदा है इंपोर्ट करने का, ये सारा चीज़ क्या होगा उनको पता चल जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग द यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर टू क्रिएट ए डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स। अब देखिए यहाँ पर इनका ये भी सोच था कि जब क्या होगा, ये वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ेंगे तो इनका स्वाद बदल जाएगा। स्वाद बदलने से खाने का नहीं है, मतलब क्या होगा, इनका लिविंग स्टाइल बदल जाएगा, है ना। वो क्या होगा, अपने आप को भी क्या करेंगे कि ज़्यादा कल्चरल दिखाने के लिए क्या करेंगे, अपने कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जो क्या हुआ कि वेस्टर्न गुड्स हैं, उनका डिमांड जो है इन लोगों के बीच बढ़ेगा। इन लोगों के बीच क्या होगा, वेस्टर्न जो गुड्स है उनका डिमांड बढ़ेगा। वो लोग अपने आप को क्या करेंगे, अपने कल्चर को छोड़ के हमारे कल्चर को अपनाने के लिए ब्रिटिश गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। Indians would begin to appreciate by buying the things and were produced in Europe. अब कह रहा है कि अब इंडियंस जो है वो क्या करेंगे कि ब्रिटिश द्वारा बनाए हुए सामान को क्या करेंगे, खरीदेंगे, इनसे उनका व्यापार बढ़ेगा, है ना, इनसे उनका आमदनी बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। अब आगे कह रहा है Wood's dispatch also urged the European learning would improve the moral character of Indians. अब कह रहा है वुड्स डिस्पैच ये भी चीज़ बताते हैं कि जो मॉरल कैरेक्टर है इंडियंस का, उसमें भी चेंजेस आ जाएगा अगर वो क्या करेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को शिक्षा प्राप्त करते हैं। इट वुड मेड देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। कह रहा है कि वो उनको क्या करेगा, ईमानदार बना देगा, सच्चाई बोलने वाला बना देगा। अगर वो वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ते हैं, जानते हैं, है ना, सीखते हैं, तो क्या होगा, उनका साइंटिफिक थॉट्स हो जाएगा, उसमें टेक्निकल एबिलिटीज़ बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, वो लोग ऑनेस्ट भी हो जाएंगे, ट्रूथफुल भी हो जाएंगे। इनको ऐसा लगता था कि अगर ये वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ेंगे तो वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे, उनके गुलाम हो जाएंगे, है ना, मतलब क्या वो उनको यूटिलाइज कर सकते थे। इसी थॉट्स की वजह से क्या हुआ कि वेस्टर्न एजुकेशन को ये लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे भारत में। Thus the supply of the company with the civil servant would be trusted and dependent upon. अब कह रहा है कि कंपनी में जो है मतलब क्या हुआ कि भरोसेमंद लोगों का क्या हो जाएगा, बहुत सारे भरोसेमंद लोग जो हैं इंडियंस के रूप में आ जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए ही काम क्या करेंगे, क्योंकि वो क्या हुआ कि वो वेस्टर्न एजुकेशन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उनको अपने ही कल्चर से नफरत हो जाएगा और वो क्या होगा, ब्रिटिशर्स के सपोर्टर हो जाएंगे। द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज not only full of grave error, it would also not instill people sense of duty, commitment to work, not could develop the skills required for the administration. और इनका मानना था कि अगर क्या होगा, वो ईस्टर्न एजुकेशन को ही पढ़ते रहे, मतलब अपने ही कल्चर के बारे में पढ़ते रहे, तो उनका कुछ भी विकास नहीं हो पाएगा, है ना, वो कुछ भी विकास नहीं कर पाएंगे। वो सेंस ऑफ ड्यूटी मतलब वो काम करने का क्षमता नहीं डेवलप कर पाएगा, वो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करने नहीं आ पाएगा, है ना, वो क्या होगा, अपने आप में स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे, मतलब वो पीछे रह जाएंगे, किसी भी तरह से वो क्या होगा कि ब्रिटिशर्स के उपयोग में नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से क्या चाह रहे थे कि वो लोग जो है वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाएं, यही चीज़ भी डिस्पैच भी चाहता था। कह रहा है फॉलोइंग 1854 dispatch, several measures were introduced by the British education departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education. अब कह रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेटअप हुआ, है ना, मतलब सरकार के द्वारा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेटअप हुआ, वो जितने भी एजुकेशन से रिगार्डिंग मैटर्स थे उनको देखा करते थे। तो उस डिस्पैच के कारण जो है अब एक यहाँ पर क्या हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट बन गया, जो क्या हुआ कि एजुकेशन से संबंधित सारे मामलों को देश में देखा करते थे।
कह रहे स्टेप्स वेर इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, है ना। अब क्या हुआ कि एक सिस्टम आया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को स्टैब्लिश, मतलब क्या हुआ यहाँ पर विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाए। तो 1857 में वाइल द सपोज रोज रिवॉल्ट ऑफ मेरठ एंड दिल्ली यूनिवर्सिटीज वेयर बिलोंग बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। कह रहा 1857 का जो विद्रोह हुआ था, है ना, जो सेना लोग विद्रोह किए थे, उसके पहले ही कलकत्ता में, मद्रास में और क्या हुआ कि आपका बॉम्बे में, ये 3 जगह यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश कर दिया गया था। कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में 1857 का जो क्रांति हुआ था, है ना, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके पहले जो है 3 जगह यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अटेम्प्ट वेयर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब एक सोच क्या था कि अब हायर एजुकेशन के लिए तो ये लोग क्लियर कर चुके थे कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो तो इंग्लिश रहेगा। अब इनका सोच था कि स्कूली स्तर पे भी जो है वो क्या हुआ कि बदलाव किया जाए। स्कूली स्तर पे मतलब क्या होगा, जो छोटा बच्चा है वो क्या होगा, ज़मीन से पढ़ना शुरू करता है, मतलब क्या हुआ अपने गाँव घर आसपास से ही पढ़ना चाहता है, स्कूल जाता है ना, फिर वो हायर एजुकेशन में आता है। तो अब वो ज़मीनी स्तर से भी इस चीज़ को बदलने का कोशिश करने लगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बनारस यूनिवर्सिटी 19वीं सेंचुरी में कुछ ऐसा ही दिखता था, है ना। अब व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। अब कह रहा है कि लोकल स्कूल्स को क्या हो गए। कह रहा डू यू हैव एनी आइडिया हाउ चिल्ड्रन वेर टॉट इन द प्री ब्रिटिश टाइम, हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल एंड देयर वेयर स्कूल्स, व्हाट हैपेंड टू दी अंडर ब्रिटिश रूल। अब कह रहा है कि अब जो है ब्रिटिश के पहले जो यहाँ के लोग थे वो कैसे, यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ा करते थे, क्या वो स्कूल जाया करते थे या स्कूल उठ के उनके पास आया करता था, या ब्रिटिश के आने से क्या उनके लाइफ में बदलाव आ गया एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मतलब अगर हम लोग जो पढ़े हैं अपने पूर्वजों से सुने हैं कि जो पहले के राजा महाराजा के जो बच्चे थे, है ना, वो क्या होता था गुरुकुल जाया करते थे, जानते हैं। मतलब जंगल में जो गुरु था उनके पास वो क्या हुआ कि अगर राजा का भी पुत्र है वो भी क्या होता था कि उनका शिष्य भिक्षा मांग के क्या करता था, शिक्षा ग्रहण करता था। ये हम लोग अपने बहुत सारे ग्रंथ में भी पढ़े हैं। तो कह रहा है इसी और कह रहा है कि ब्रिटिशर्स आने से इसमें क्या बदलाव हुआ, तो इन सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब कह रहा है एक रिपोर्ट दिया गया था विलियम एडम के द्वारा। कह रहा है in 1830 William Adam, a Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar। अब आगे कह रहा है 1830 में, है ना, 1830 में जो है एक स्कॉटिश मिशनरी था, है ना, स्कॉटलैंड का एक मिशनरी था जो क्या हुआ कि बंगाल और बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ वो भ्रमण किया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण किया। He had been asked by the company to report on the progress of education in the vernacular school. The report Adams produced is interesting। अब इनसे कंपनी के द्वारा मांगा गया था, एक रिपोर्ट मांगा गया था, है ना, कि जो स्कूल क्या हुआ कि जो फैले हुए हैं गांव घर में, इनके बारे में एक रिपोर्ट आपको क्या करना, पेश करना। इसीलिए जो स्कॉटिश जो था विलियम एडम, ये क्या हुआ कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके ये भ्रमण कर रहा था, वहाँ पर डाटा को क्या कर रहा था, कलेक्ट करने का कोशिश कर रहा था। तो इनका जो रिपोर्ट पेश किया गया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी फैक्टफुल है। चलिए कह रहे एडम फाउंड दैट देयर वेयर ओवर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार। अब बहुत गौरव वाला बात है कि एडम के अकॉर्डिंग उस समय में भी, है ना, 1830 ईस्वी में भी बिहार और बंगाल के अलग अलग जिलों में 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला था। ये क्या है, काफ़ी गौरवपूर्ण बात है ना, हमको काफ़ी प्राउड करता है। कह रहा है These were small institution within not more than 20 students each। अब कह रहा है कि प्रत्येक पाठशाला में क्या हुआ कि ये छोटा छोटा इंस्टीट्यूशन था, जहाँ पर एक पाठशाला में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं हुआ करते थे। आज के स्कूल में क्या होता है, हज़ारों बच्चे रहते हैं ना, एक क्लास में क्या होता है 70-80 बच्चा रहता है, फिर कितना होता है सेक्शंस में बढ़ जाता है। लेकिन कह रहा है कि उस समय जो है एक पाठशाला में 20 या उसी के आसपास बच्चे हुआ करते थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन टॉट इन दीज पाठशालाज वेर कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। अब कह रहा है कि इन सारे पाठशाला को अगर मिला के देखा जाए तो 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दिया जाता था इन पाठशालाओं में। कह रहा है दीज इंस्टीट्यूशन वेर सेट अप बाय द वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। कह रहा है ये जो पाठशाला जो है ये बनाया जाता था जो उस गांव के क्या
थे, जो उस कस्बे के गांव के जो सबसे धनी लोग थे उसके द्वारा ये पाठशाला बनवाया जाता था, या तो जो है लोकल कम्युनिटी, जो वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है वो क्या करते थे, पाठशाला को सेटअप करते थे ताकि उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जा सके। कह रहा एट टाइम्स दे वेर स्टार्टेड बाय टीचर गुरु। कह रहा ये जो शिक्षा शुरू होता था ये उनके समय में गुरु के द्वारा शुरू होता था। गुरु का मतलब क्या हुआ, टीचर, मतलब गुरुकुल में जो टीचर थे वो क्या करते थे, वहीं से इनका शिक्षा का शुरुआत होता था। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल, फ्यू थिंग्स that you associate with school today were present in the पाठशाला at that time। कह रहा आज के समय का जो मतलब क्या हुआ कि उनका एजुकेशन जो था वो क्या था, काफ़ी लचीला था, काफ़ी फ्लेक्सिबल था, है ना। काफ़ी फ्लेक्सिबल कहने का मतलब जैसे आप अभी स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, प्रिंसिपल का चैम्बर रहता है, आपका क्लासरूम रहता है, क्लासरूम में सेक्शंस रहता है, आप क्या होता है अकॉर्डिंगली बैठते हैं, फिर आपका सालाना परीक्षा होता है, आप फिर नेक्स्ट क्लास में जाते हैं ना, फिर आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है। आपका स्कूल में क्या होता है कि निर्धारित रहता है कि हाँ गर्मी में छुट्टी होगा, ठंडा में 10 दिन का छुट्टी होगा। तो ये सारा क्या होगा, एक सिस्टमेटिक पीटीएम होता है। तो ये सारा चीज़ क्या हुआ, सिस्टमेटिक होता है। कह रहे बहुत सारे ऐसे भी चीज़ थे जो उन समय के पाठशाला में भी होते थे, जो आज के समय में स्कूल्स में हुआ करते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारा चीज़ का जो मेल था वो आज के स्कूल से मिलता जुलता था उस समय के दौर के पाठशाला में। कह रहा देयर वेर नो फिक्स्ड फीस, नो प्रिंटेड बुक, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो बेंचेज, नो चेयर, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। अब देखिए क्या क्या चीज़ अलग था। ना तो कोई फिक्स्ड फीस था। आज के समय में क्या होता है, आप स्कूल जाते हैं, आपको एडमिशन फ़ी लगता है ना, बहुत सारा फीस लिया जाता है, ट्यूशन फ़ी लिया जाता है, आपका कंप्यूटर फ़ी लिया जाता है, साइंस फ़ी लिया जाता है, डेवलपमेंट फीस लिया जाता है, एनुअल फीस लिया जाता है। फीस के बोझ से क्या होता है, दब जाते हैं, है ना। तो कह रहा है कि उस समय जो है ऐसा कोई भी क्या हुआ कि फीस का सिस्टम नहीं था, कोई फिक्स फीस नहीं था, कोई भी स्कूल का बिल्डिंग नहीं हुआ करता था, है ना, कोई बेंचेज नहीं था, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कोई अलग अलग क्लास नहीं था, ना तो कोई रोल नंबर जैसे अभी मिलता आपको एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ये सारा सिस्टम नहीं हुआ करता था। कह रहा है इन सम प्लेसेस क्लासेस वेयर हेल्ड अंडर द बैनियन ट्री और इन अदर प्लेस द कॉर्नर ऑफ द विलेज शॉप और द टेम्पल और एट गुरुज होम। कह रहा है पहले के समय में जो विद्यालय हुआ करता था, जो पाठशाला हुआ करता था, वो या तो किसी बड़े पेड़ के छांव के नीचे चला करता था, या गांव में किसी दुकान के पीछे, किसी मंदिर के पीछे, है ना। तो इसी सब जगह क्या हुआ, जो पब्लिक प्लेस था वहां पर क्या होता था कि ये गुरुकुल चला करता था। कह रहा फी डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स। अब कह रहा है कि फीस का कोई बोझ नहीं हुआ करता था, फीस का जो है कोई बोझ नहीं हुआ करता था। कह रहा है कि द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, टीचिंग वाज ऑरल एंड गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आगे कह रहा है कि जो फीस का कोई लोचा ही नहीं था, मतलब फीस कुछ फिक्स नहीं था। जो गरीब लोग थे उनसे कम फीस लगता था, जो अमीर लोग हैं अगर साथ में ही पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, वो ज़्यादा पैसा देते थे, है ना। ऐसा कोई भी फीस का प्रॉब्लम नहीं था। वो जो मीडियम ऑफ टीचिंग था वो ऑरली था, मतलब कोई टेक्स्ट बुक नहीं था, कोई कॉपी नहीं था, ऑरली पढ़ाया जाता था, मुंह से बोल बोल के क्या क्या चीज़ों को सिखाया जाता था। अब कह रहा है कि अलग अलग बच्चों के लिए कोई क्लास नहीं था, सारे बच्चों को साथ बैठ के पढ़ाया जाता था, उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको चीज़ें सिखाई जाती थी। Students were not separated out into different classes, all of them sat together in one place. The guru interacted separately with the groups of children at the different level of teaching। अब कह रहा है कि सभी बच्चे साथ बैठते थे। अब गुरु को मालूम होता था, टीचर को मालूम होता था कि किस बच्चे को क्या पढ़ाना है, उनको क्या पढ़ा चुके हैं, क्या आगे पढ़ाना, ये सारा चीज़ क्या होता था, उनको ग्रुप्स बना बना के पढ़ाया जाता था, ना कि अलग अलग क्लास में करके। कह रहा Adam discovered that the flexible system was suited to the local needs. For instance, class were not held during the harvest time. Rural children worked in the field. The pathshala started once again when the crops has been cut and stored. This meant and even the children of the peasant and family could study। अब कह रहा है कि ये जो पाठशाला हुआ करता था तो इसमें क्या होता था कि जिस समय क्या होता था, क्या कटनी होता था, बोआ होता था, मतलब क्या होता था जिस समय क्या होता था कि रोपा होता है ना, जैसे क्या होता है धान का जो रोपा होता था, खास करके बंगाल बिहार में क्या होता है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा धान उगाते हैं, पैडी क्रॉप्स करते हैं। तो जिस समय कटनी होता था, कटाई किया जाता था, हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, या तो जिस समय क्रॉप्स को रोपा जाता था, है ना, उस समय पाठशाला बंद रहा करता था, ताकि क्या हो कि किसी तरह से उनका जो है पढ़ाई
किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो, बाधित ना हो। और फिर से एक बार क्या होगा, रोपा का सीजन खत्म हो जाता था, कटनी का सीजन खत्म हो जाता था, फिर से जो है इनका पाठशाला शुरू हो जाता था, फिर से ये बच्चे पाठशाला आने लगते थे। तो ये जो मकसद था इसलिए था ताकि क्या हो, किसान का भी बच्चा क्या हो, आराम से पढ़ सके, उनको उनके लिए जो है उनको खेतों में काम करना बाधा ना बने उनके पढ़ाई में। आगे कह रहा है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। कह रहा है अप टू द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरी ऑन द हायर एजुकेशन। कह रहा है 19th सेंचुरी के मध्य तक जो कंपनी था वो फोकस कहाँ कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन में। सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। इट फील्ड दैट दिस कुड डोनेट done by introducing order within the system, imposing routines, establishment of ensuring the regular inspection। अब कह रहा है कि शुरुआत में क्या हुआ कि शुरुआत में जो उच्च शिक्षा को हायर एजुकेशन में ही बदलाव किया गया, लेकिन 1854 के बाद जो है जो ये एडम्स का जो रिपोर्ट आया इसमें जो क्या हुआ कि ये ग्राउंड स्तर पे मतलब स्कूल्स के भी एजुकेशन सिस्टम को बदलने का कोशिश किया जाने लगा। मतलब अब वहाँ पर भी क्या हुआ कि रूटीन्स को इस्टेब्लिश किया गया है ना, रूल्स को इस्टेब्लिश किया है, एक रेगुलर इंस्पेक्शन होने लगा। कह रहा हाउ वाज दिस बी डन, what measure did the company undertake? It appointed a number of government पंडित्स each in the charge looking after 4 to 5 schools। अब कह रहा है कि गवर्नमेंट पंडित्स को क्या हुआ, अपॉइंट कर दिया गया, उनको नियुक्त कर दिया गया 4 से 5 स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। 4 से 5 स्कूल उसके अंडर में दे दिया गया, आपको उसका निगरानी करना है। तो पंडित का टास्क क्या था, तो विजिट पाठशाला को क्या करना था, उनको विजिट करना था। स्टैंडर्ड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, मतलब क्या हुआ कि जो पढ़ाई का जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, उनको क्या करना, प्रोग्रेस करना, उनको बढ़ाना है। प्रत्येक गुरु से क्या किया गया, पीरियडिक रिपोर्ट मांगा गया। टेक द क्लासेस अकॉर्डिंगली टू द रेगुलर टाइम टेबल। मतलब सारा चीज़ जो आज के समय में स्कूल्स में होता है, मतलब उनका शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, उनको पीरियडिक एक रिपोर्ट क्या करना था, टीचर्स को पेश करना था। और क्या हुआ, जो पढ़ाई हो वो पर्टिकुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो, है ना। टाइम टेबल मतलब कौन सा सब्जेक्ट किस पीरियड में पढ़ना है, कौन सा दिन पढ़ना है, ये सारा चीज़ जो है अब क्या हुआ, ये न्यू शिक्षा नीति में क्या हुआ, शामिल किया गया, ब्रिटिश के द्वारा जो स्थापित किया गया था। आगे कह रहा है टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब कह रहा है कि जो पढ़ाई था, अब पढ़ाई जो है मेनली कहाँ पर बेस्ड हो गया, ये जो अब एजुकेशन है ये क्या हुआ, टेक्स्ट बुक बेस्ड हो गया। पहले ऑरल चलता था, अब क्या हुआ, टेक्स्ट बुक, मतलब जो किताब में दिया गया, अब किताब से पढ़ाया जाने लगा। और क्या हुआ कि सिस्टम, मतलब क्या हुआ, उनके पढ़ाई में क्या प्रोग्रेस है, इनको जानने के लिए जो है वो क्या हुआ, एनुअल एग्जामिनेशन लिया जाने लगा, जिसको वार्षिक क्या होता है, वार्षिक परीक्षा आप लोग बोलते हैं ना, एनुअल एग्जामिनेशन हम लोग जैसे देते आ रहे हैं, तो वही चीज़ उस समय शुरू कर दिया गया। Students were asked to pay regular fee, attend regular class, sit on a fixed seat, obey the new rules of discipline। अब क्या किया गया कि बच्चों से क्या हुआ कि रेगुलर फीस, मतलब क्या हुआ कि फीस को फिक्स कर दिया गया, इतना फी आपको पे करना है, एक रेगुलर सीट अलाउ कर दिया गया, एक पर्टिकुलर क्लासरूम अलाउड कर दिया गया, है ना। ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर अलाउड कर दिया गया। आगे कह रहा है पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वेर सपोर्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ग्रांट्स। कह रहा है कि वैसे पाठशाला जो क्या हुआ कि सरकार के इस न्यू रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार थे, वो क्या हुआ, सरकार के द्वारा उनको क्या किया गया, मदद किया गया। Those were unwilling to work within the new system received no government support। अब बहुत ऐसे पाठशाला भी थे जो क्या हुआ कि सरकार की इस न्यू पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिए, है ना, तो उनके सरकार की तरफ से मदद किया जाने लगा, उनको सपोर्ट किया जाने लगा। और जो पाठशाला क्या हुआ कि उनको लग रहा था कि नहीं, जो पुराना तौर तरीका चला आ रहा है वही सही है, वो क्या हुआ कि नई सिस्टम को नहीं अपनाए, तो उनको क्या हुआ, गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं दी। कह रहा ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एडेड रेगुलर पाठशाला। अब कह रहा है कि जो गुरु इस चीज़ पे तैयार नहीं हुए थे, है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो थॉट्स था पाठशाला का सेटअप का, तो उनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगा, क्योंकि अब क्या हुआ, उनको टफ कंपटीशन मिलने लगा। जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप जो पाठशाला है, जिसमें हर चीज़ क्या हुआ, टाइमली हो रहा था, एक सिस्टमेटिक वे से हो रहा था, तो जो ऑरली पढ़ाने वाले जो पाठशाला थे उनको क्या हुआ, टफ कंपटीशन मिलने लगा, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। कह रहा था न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस इन द अर्लियर सिस्टम। चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर पीजेंट
families had been able to go to the पाठशाला since the timetable was flexible। अब कह रहा है कि जो गरीब किसान के जो बच्चे थे, है ना, जो क्या हुआ कि बड़े ये जो सरकार के द्वारा तय किया जो बनाया गया पाठशाला था इसमें नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनमें क्या होता रेगुलर फीस लगता था, जो वो क्या हुआ देने में असमर्थ थे, है ना। उनको छुट्टी भी चाहिए था, जिस समय क्या होता है कि रोपा होता है, जिस समय क्या होता है कटनी होता है, तो वो छुट्टी भी उनको नहीं मिलना जाता था। The discipline of the new system demanded regular attendance even during the harvest when the children of the poor families had to work in the field। अब कह रहा है कि नया सिस्टम जो था उसमें सालों भर स्कूल चलता था, चाहे वो क्या होगा हार्वेस्ट का सीजन रहे, चाहे वो जिस समय बोते हैं तो उस समय किसान के बच्चे कैसे जाएंगे, वो तो खेत में काम करते थे। तो नया सिस्टम उनको रास नहीं आ रहा था, उनको जो नया सिस्टम था वो क्या हो रहा था, रास नहीं आ रहा था, वो उनके लिए फेवरेबल नहीं था। अब आगे कह रहा था एजेंडा फॉर द नेशनल एजुकेशन। कह रहा था ब्रिटिश ऑफिशियल वर नॉट ओनली द पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। From the early 19th century, many thinkers from the different part of India began to talk the need of wider spread of education। कह रहे सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं थे जो भारत में शिक्षा के बारे में सोच रहे थे, अलग अलग जो यहाँ पर क्या हुआ थे स्कॉलर्स थे, जो इंडियन स्कॉलर्स थे, वो भी क्या हुआ शिक्षा को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। वो भी क्या कर रहे थे, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। Impress the development in the Europe, some Indians felt that the Western education would help the modernized Indian। अब कह रहे कुछ ऐसे भी इंडियंस थे उनको ये चीज़ जान पड़ा कि जो है वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो क्या हुआ कि भारत को मॉडर्नाइज कर देगा, भारत को क्या कर देगा, मॉडर्नाइज कर देगा। दे आर द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। अब कुछ ऐसे भी इंडियंस थे जो चाह रहे थे कि ब्रिटिश जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च करे एजुकेशन पे, यहाँ के लोगों को शिक्षित करने में वो ज़्यादा स्कूल खोले, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटीज़ खोले, है ना, यहाँ का शिक्षा का स्तर को बढ़ाए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग थे। कह रहा है यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द एफर्ट्स इन द चैप्टर 8। कह रहा है कि इस एफर्ट्स के बारे में हम लोग चैप्टर 8 में और डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब कह रहा है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्या हुआ वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, जो क्या थे वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे। अगर हम लोग महात्मा गांधी का बात कर लें, रविन्द्रनाथ टैगोर वेयर द टू सच इंडिविजुअल, है ना, ये दो ऐसे महापुरुष थे जो क्या हुआ कि इनके खिलाफ थे। अब इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस। कह रहा है कि जो इंग्लिश एजुकेशन है ये हमको क्या कर रहा है, गुलाम बना रहा है। ये महात्मा गांधी अर्ज दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। अब महात्मा गांधी का क्या मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये क्या हुआ कि जो इंडियंस क्या करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ेंगे तो वो उनमें क्या होगा, भारत के प्रति हीनता का भावना आएगा, उनको अपने कल्चर के प्रति क्या होगा, हीनता का भावना आएगा, वो अपने कल्चर को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, दूर होते चले जाएंगे। कह रहा है इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड प्राइड दे हैड देयर ओन कल्चर। अब कह रहा है कि अब क्या होगा, उनको वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगने लगेगा, है ना, वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे तो आपको क्या होगा, वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगने लगेगा और आप अपने कल्चर को क्या करेंगे, छोड़ने लगेंगे, बदलने का कोशिश करने लगेंगे। कह रहा है देयर वॉज ए पॉइजन इन द एजुकेशन सेड महात्मा गांधी, इट वॉज सिनफुल टू इंस्लेव्ड इंडियंस, इट कास्ट इविल स्पेल ऑन देम। अब इनका मानना था कि एक जहर, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये एक जहर के समान काम कर रहा है इंडियंस पे, है ना, अपने कल्चर से, अपने परंपरा से उनको लोगों को दूर ले जा रहा है, ये एक पाप है। उनके नज़र में क्या था, ये एक पाप है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, appreciating everything that came from the West, Indian educated in this institution began admiring British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indian recover the sense of dignity and self respect। अब महात्मा गांधी जो है वो चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम आए एजुकेशन का, है ना, जो क्या हुआ उनको आत्मसम्मान दे सके, उनको अपने कल्चर से मोहब्बत हो सके, प्यार हो सके, उनको अच्छा लगने लगे, है ना। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट he urged students to leave education institution in the order to show the British rule that Indians were no longer willing to enslave। अब जो भी नेशनल मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो इसमें लोगों से आग्रह कर रहे थे कि आप वेस्टर्न एजुकेशन को, मतलब इंस्टीट्यूशन को छोड़ दीजिए, ताकि संदेश एक जाए,
एक संदेश जाए ब्रिटिशर्स को कि लोग जो हैं वो अब क्या हो रहा है, किसी भी तरह से इच्छुक नहीं है वेस्टर्न एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए, वो इसका विरोध करते हैं। उनको आज भी अपने ही कल्चर से, अपने ही परंपरा से क्या है, प्यार है, वो अपने ही कल्चर को मानते हैं। कह रहा महात्मा गांधी स्ट्रांगली फील दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। अब गांधी जी का ये मानना था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब पढ़ाई में जो उपयोग होने वाला जो भाषा है वो इंडियन होना चाहिए, वो हिंदी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कोई भी, जैसे बंगाली हो गया, आसामी हो गया, पंजाबी हो गया, है ना, गुजराती हो गया, है ना, मैथिली हो गया, तो ये अपने ही भाषा, मतलब कोई भी इंडियन लैंग्वेज में ही लोगों को पढ़ाया जा सके, ना तो कोई एलियन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। Education in English crippled Indians, distanced them from their own social surrounding and made stranger in their own lands. अब कह रहा है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो लोगों को अपने ही धरती में अनजानपन ऐसा महसूस करा रही है। मतलब कहने का मतलब है कि जब लोग क्या करेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ेंगे तो उनको क्या होगा, वेस्टर्न कल्चर पसंद आएगा, तो वो अपने ही लोगों के प्रति क्या होगा, उनको हीनता का भावना होने लगेगा, है ना, वो अपने ही कल्चर को छोड़ने लगेंगे। तो ऐसे क्या होगा, वो अपने धरती पर रह के ही अपने ही धरती से दूर होने लगेंगे, ऐसा उनका मानना था। स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग, despising the local culture, English educated did not know to relate the masses. अब आगे कह रहा है कि वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, focused on reading writing rather than the oral language. It valued textbook rather than the lived experience and the practical knowledge. अब अगर वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बोले तो गांधी जी का सिर्फ फोकस था कि उनको इंग्लिश पढ़ने और लिखना आना चाहिए, है ना, पढ़ने और लिखना आना चाहिए। उसको ऑरल लैंग्वेज से ज़्यादा जो है वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को वो पढ़ सकें, लिख सकें, ये चीज़ का ज्ञान जो है उनको होना चाहिए। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज का, मतलब उनके कल्चर का प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, ऐसा गांधी जी मानते थे। ही अर्ज दैट एजुकेशन आउट टू बी डेवलप पर्सनस माइंड एंड सोल। लिटरेसी सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट। कह रहा है कि वो चाह रहे थे कि वो शिक्षा उनको जो इंग्लिश एजुकेशन का सिर्फ लिखने पढ़ने में मिले, है ना, लिखने पढ़ने में जो है उनको इंग्लिश लैंग्वेज का शिक्षा मिले, ऐसा गांधी जी चाह रहे थे। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न क्राफ्ट, नो द डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। अब उनका मानना था कि लोगों को चीज़ों को छू के, समझ के, अपने हाथों से काम करके लोगों को क्या करना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड कैपेटेंसी टू अंडरस्टैंड। जिससे क्या होगा, उनका दिमाग क्या होगा, खुलेगा, वो चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ना कि उनको क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे चीज़ों को बोल के सिखा दिया जाए जो क्या हुआ, उनको अपने कल्चर से क्या करे, दूर लेते जाए। वो सिर्फ इसी बात के सपोर्ट में थे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लिखना और पढ़ना आए। अब आगे कह रहा है, as the nationalist sentiments spread, other thinkers also began thinking a system of national education which would radically different from set up by the British. अब जैसे जैसे क्या हुआ कि नेशनलिस्ट क्या हुआ यहाँ पर देश हित का भावना आने लगा, और सारे लोग भी जो है अब क्या हुआ कि ये विरोध करने लगे, वेस्टर्न एजुकेशन का भारत में जो बढ़ावा हो रहा था वो उसके खिलाफ होने लगे, वो सपोर्ट करने लगे इंडियन, मतलब क्या हुआ, नेशनल लैंग्वेज में कोई भी क्या हुआ कि भारत का जो अपना भाषा है उसमें पढ़ाया जा सके। अब टैगोर्स अवार्ड ऑफ पीस, कह रहा मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द शांति निकेतन। अब कह रहा कि हम लोग बहुत कोई क्या हुआ, शांति निकेतन के बारे में पढ़े हैं, जो क्या बंगाल में है। कह रहा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए थे 1901 में। 1901 में जो है एक वो इंस्टीट्यूशन शुरू किए थे। कह रहा है कि एज ए चाइल्ड, मतलब जब रविन्द्रनाथ टैगोर जब खुद बच्चे थे, जब उनको स्कूल जाना पड़ता था तो उनको जो है स्कूल जाना बड़ा घुटन भरा लगता था, है ना। तो वो ऐसा स्कूल चाहते थे कि कोई भी बच्चा को वहाँ पर बोरिंग नहीं लगे। उनको क्या हुआ, वो बच्चे स्कूल जाना अपने मन से चाहें, तो वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम को लाना चाह रहे थे जिसमें क्या हुआ, बच्चे पढ़ाई से भागे नहीं, वो क्या हुआ, स्कूल जाना लगे। उनको स्कूल जो है एक अच्छा क्या हुआ, एक अच्छा जगह लगे जहाँ पर लोग क्या हुआ, बच्चे जाके इंजॉय कर सकें। द एक्सपीरियंस ऑफ द स्कूल डेज The experience of this school days in Calcutta shaped Tagore's ideas of education. कह रहा है कि
जो टैगोर का एजुकेशन के प्रति जो मतलब क्या हुआ था, अपना एक्सपीरियंस था कलकत्ता में जो वो एजुकेशन ग्रहण किए थे, तो इससे क्या हुआ, उनका दिमाग में ये चीज़ उसी समय से था कि इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। जब वो बड़े हुए तो एक ऐसा स्कूल जाना चाह रहे थे जिससे क्या हुआ, बच्चे वहाँ जाके खुश हों, है ना, वहाँ पे क्रिएटिव हों, मतलब वो जो काम करना चाहे उनमें उनको सपोर्ट मिले। कह रहा वेयर सी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हिज ऑन, जब मतलब क्या हुआ, बच्चे वहाँ पर अपना क्रिएटिविटी दिखाएं, अपने डिजायर्स मतलब जो उनको इच्छा है वो करें, है ना, अपने थॉट्स को वो एक्सप्रेस कर सके। कह रहा दैट चाइल्डहुड आउट टू बी टाइम सेल्फ लर्निंग आउटसाइड रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। मतलब ये चाह रहे थे कि बच्चों को जो क्या हुआ, एक डिसिप्लिन में रख के एक रिस्ट्रिक्टेड टेक्स्ट बुक को पढ़ाया जाता है, उसको याद करवाया जाता है, उनका एग्जाम लिया जाता है, इसके बदले जो है उनको ऐसा चीज़ में इंगेज किया जाए जिसमें उनका खुद का बहुत ज़्यादा मन लगता हो, इच्छा हो, है ना। कह रहा टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप देयर क्यूरियोसिटी। अब कह रहा है कि टीचर को भी जो है बच्चों का थॉट्स को समझना है, मतलब बच्चे क्या चाह रहे हैं, ना, उनको मदद करना है बच्चे को क्रिएटिविटी बनाने में, मतलब जो बच्चा जो चीज़ थॉट्स उनके दिमाग में आ रहा है उस पर क्या करना है, उनको टीचर को भी हेल्प करना है उनके थॉट्स को और अच्छे से समझाने में, उसको एक्सप्रेस करने में। कह रहा टैगोर वाज वन ऑफ द व्यू क्रिएटिव लर्निंग वुड इनकरेज्ड ओनली विद इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब कह रहा है कि टैगोर का ये भी मानना था कि ये जो क्रिएटिविटी है बच्चों में, ये क्या हुआ, खुले इन्वायरमेंट में ही आ सकता है। इसी कारण से वो जो है स्कूल को 100 किलोमीटर दूर बनाए, कहाँ से, कलकत्ता से, एक गांव के क्षेत्र में। और अवार्ड ऑफ पीस, मतलब ये ऐसा जगह था जहाँ पर हर तरफ शांति था, इसलिए इसका नाम रखा गया शांति निकेतन। अब कह रहा है कि जहाँ पर क्या हुआ कि नेचर के बीच में, मतलब क्या प्रकृति के गोद में बच्चे क्या है, रह रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो इन्होंने 1901 में क्या हुआ, शांति निकेतन का स्थापना किया था कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। कह रहा है इन मेनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट टू एजुकेशन वाज सिमिलर वे। कह रहा है बहुत मायने में टैगोर और महात्मा गांधी का जो विचार था एजुकेशन के प्रति वो मिलता था। कह रहा है देयर वेर हाउएवर डिफरेंस टू, लेकिन कुछ उसमें क्या हुआ था कि अंतर भी था। जैसे गांधी जी जो है वो क्या हुआ कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे, है ना, और वो मशीन्स और टेक्नोलॉजी के सपोर्टर थे। गांधी जी चाहते थे कि मतलब बच्चे जो हैं, मतलब लोग जो हैं काम करके सीखें, उनको वेस्टर्न एजुकेशन के वो क्या थे, खिलाफ थे। लेकिन टैगोर जो है वो चाहते थे ये इन दोनों चीज़ को कंबाइन कर दिया जाए, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन मॉडर्नाइज होने के लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन का भी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इंडियन ट्रेडिशन के साथ जो है उनको वेस्टर्न एजुकेशन भी साथ में दिया जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गांधी जी से उनका विचार रविंद्रनाथ टैगोर जी का अलग था। कह रहा ही एम्फसाइज द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट द शांति निकेतन अलॉन्ग विद द आर्ट म्यूजिक डांस। कह रहा उनका मानना था साइंस और टेक्नोलॉजी को भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिटरेचर के साथ, लैंग्वेज के साथ, है ना, पोइट्री के साथ, इन सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के चीज़ों को भी बच्चों को सिखाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था, जो विचार क्या हुआ गांधी जी से अलग था उनका। कह रहा और भी जो इंडिविजुअल्स थिंकर्स थे, है ना, वो क्या हुआ कि वे द नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशनाइड सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय। अब कह रहे कुछ ऐसे भी जो लोग थे, इंडियंस थे, वो चाहते थे कि इस सिस्टम में ही कुछ चेंजेस हो, कुछ बदलाव हो, है ना, एंड फेल्ट द सिस्टम वुड बी एक्सटेंडेड सो टू इंक्लूड द वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। कह रहा है कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि ये जो सिस्टम है शिक्षा का ये और बढ़े, जिससे क्या हुआ और ज़्यादा लोगों तक ये शिक्षा पहुँच सके। कुछ ऐसे भी थे जो अल्टरनेटिव सिस्टम चाहते थे, पीपल वेयर एजुकेटेड इन द कल्चर डेट ट्रूली नेशनल। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि उनको उनके कल्चर के बारे में पढ़ाया जा सके, जिससे उनमें क्या हुआ, देश हित का भावना और नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो उनमें आ सके। कह रहा है हु वाज टू डिफाइन व्हाट वाज ट्रूली नेशनल, द डिबेट अबाउट व्हाट दिस इज नेशनल एजुकेशन आउट टू बी कंटिन्यूड आफ्टर टिल नीड। अब नेशनल एजुकेशन क्या है, ये चीज़ जो है आज़ादी के बाद भी जो है ये बहस जो है ये क्या हुआ, छिड़ता ही रह गया। मतलब ये बहस अभी भी क्या है, चल ही रहा है। तो ये जो है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, चिल्ड्रन प्लेइंग इन, यहाँ पर एक मिशनरी स्कूल है कोयम्बटूर में, है ना, जो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में ये क्या है, एक मिशनरी स्कूल है जो क्या हुआ क्रिश्चियंस के द्वारा सेटअप कर दिया गया। ये वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं जो आज के समय में जो ड्रेस कोड है ना, जो बिल्डिंग्स है, क्लासरूम है, वैसा ही कुछ है।
तो ये यहाँ पर जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।